हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर के लिए स्पेशल ये टॉपिक है, ठीक है ना। बाकी जिनके लिए है ये उनके पढ़ने के हिसाब से तो वो भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये फुल फोकस्ड है बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। पेपर फर्स्ट ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस है। अब इसमें हम बात करें, जैसे इससे पहले वाले जो हम वीडियो में हमने बात करी थी, स्विट्ज़रलैंड का सामाजिक और आर्थिक आधार कैसा है, समाज की व्यवस्था और आर्थिक कल्चर है वहाँ पे कैसा है, वो देखा था। आज हमें देखना है, अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक, कि जो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो कैसे बना, यानी डेवलपमेंट होता है तो कैसे डेवलपमेंट हुआ ये। क्योंकि एक आध नहीं कह सकते हम, कहने की बात होती है ना कि जैसे भारत का संविधान है एक संविधान सभा ने एक निश्चित समय पे बना दिया, वैसा इसमें नहीं होता है। ये इसका लगभग 150 सालों का इतिहास है जो संविधान को बनने में लगता है। मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है, शुरुआत में संविधान किस रूप में होता है, वर्तमान परिस्थितियों में संविधान किस रूप के अंतर्गत लोगों के सामने मौजूद होता है। तो इस वजह से हम इस स्विट्ज़रलैंड के संविधान को विकास का एक नाम देंगे। तो आज का हमें यही देखना है, क्योंकि इसके बाद वाला एक 100% इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता क्या है। मतलब हम संविधान को समझेंगे, लेकिन उससे पहले स्विट्ज़रलैंड के संविधान की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1291 से। अब 1291 में क्या होता है कि हम जैसे अगर बात करें कि शुरुआत में जो अपने स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है ना, ये स्विट्ज़रलैंड एक अलग राज्य नहीं था, ठीक है ना। अब इसमें ये होता है कि इसके 3 अलग अलग राज्य थे। जैसे बात करें उरी, स्वेज और अंडरवाल्डेन, तो ये 3 ऐसे राज्य थे जो किसी की गुलामी में थे। किसी की गुलामी का मतलब हम क्या बात करें तो ये उस समय की बात करें तो ये एक अलग तरह से यहाँ पे बात करी है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत थी, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि 1291 में इन तीनों उरी, स्वेज और अंडरवाल्डन ने आपस में मैत्री की, यानी क्या बनाया, एक राज्य मंडल बनाया। क्या बनाया, एक राज्य मंडल बनाया। और इस तरह से ये तीनों मिलकर एक मैत्री संघ का निर्माण होता है। यानी हम बात करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का संविधान है, वर्तमान में संविधान है वो 98 में बना है और 1999 में लागू हुआ है, ठीक है ना, ये संविधान है। लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड कब बना, तो ये बात आती है यहाँ से, ठीक है ना। 1291 से जब 3 राष्ट्र है वो ऑस्ट्रिया से अलग होकर एक अपने मैत्री राष्ट्र की बात करते हैं, तब जाके ये अस्तित्व में आता है। उसके बाद धीरे धीरे समय आता है 1217 के मतलब 1712 के आसपास, जब राज्य मंडल की दुर्बलता, यानी होता ये है कि धीरे धीरे इसमें और संघ जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, और संघ जुड़ जाते हैं। जैसे हम बात करें कि मैं शुरुआत से पहले बात बताऊँ, इससे पहले की, तो यहाँ की 1648 में यहाँ पे जो पहले तीन राज्य थे, कितने थे, इन राज्यों को यहाँ पे कैंटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंटन। वो 1648 में 13 कैंटन हो जाते हैं और ये किस संधि के तहत एक साथ रहते हैं, वेस्टफैलियस संधि के तहत ये 13 कैंटन एक साथ रहते हैं। और ये इनके मध्य ये जो संधि होती है वो होती है 1648 में वेस्टफैलियस संधि, ठीक है। लेकिन फिर 1648 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं राजमंडल, यानी ये जो राज्य मंडल का मतलब है, जो कैंटन एक साथ रहते हैं वो राज्य मंडल है। इन राज्य मंडल के बन तो जाते हैं, मतलब एक साथ रहते तो है, लेकिन इसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। अब समस्या क्या होती है, जैसे मैं अगर शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बताऊँ तो अगर बात करें तो इसमें एक तो बाहरी आक्रमण का खतरा रहता है, और राज्य मंडल के अंदर ही अंदर एक संघीय सरकार नहीं होती, एक संघीय सेना नहीं होती है, नागरिकता, जनपद अधिकार या नियम व्यवस्था, इनको एक नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता है, यानी एक लीडरशिप नहीं हो पाती है। तो इस वजह से इन्हीं राज्य मंडल में क्या आपस में युद्ध होता है, सेकंड युद्ध होता है इनका। अब इनके राज्य के अंदर युद्ध हो रहा है तो गृह युद्ध कहा हमने, क्या कहा, गृह युद्ध। तो ये गृह युद्ध होता है 1712। अब ये गृह युद्ध होने से ये राज्य मंडल है उसकी दुर्बलता प्रकट हो जाती है, यानी दूसरों को इसकी कमी या कमजोरी पता लग जाती है। तो फिर क्या होता है, फ्रांसीसी जो लोग होते हैं वो इन राज्यों को अपने अधिकार में रखते हुए वहाँ पे हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, हेल्वेटिक। किसके द्वारा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा इनको जीत कर इनको किस में बदल दिया जाता है, हेल्वेटिक गणराज्य के अंतर्गत बदल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर जब युद्ध होता है और उसके बाद जब ये हेल्वेटिक गणराज्य बनता है तो इस हेल्वेटिक गणराज्य के अंदर जो ये राज्य है उनके ऊपर काफ़ी पाबंदी हो। तो फिर क्या होता है कि 1803 में नेपोलियन द्वारा
एक्ट ऑफ मेडिएशन के द्वारा इन जो कैंटन थे, इन कैंटनों को स्वायत्ता दी जाती है। स्वायत्ता का मतलब होता है कि जो हेल्वेटिक, यहाँ पे हम बात करें ना कि इन जो 13 कैंटन थे इनको मिलाकर इनके ऊपर हक कर दिया फ्रांसीसियों ने और उसको हेल्वेटिक गणराज्य की गणराज्य में बदल दिया गया। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी रणनीतियों के तहत हेल्वेटिक गणराज्य के इनके ऊपर अधिकार को ख़त्म कर देता है और ख़त्म करने के दौरान वही घोषणा करता है एक्ट ऑफ मेडिएशन। इसके द्वारा ये जो अपने स्विच जो गणराज्य है उसके सभी राज्यों को स्वायत्ता प्रदान कर देता है। और इस दौरान अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत इनके काफ़ी राज्यों को पुनर्जीवन का मौका मिलता है और इनके जो राज्य यानी कैंटन बोलते हैं इनको स्वायत्ता मिल जाती है। लेकिन फिर बारी आती है वियना कांग्रेस और नवीन संविधान। अब होता ये है कि जब आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर 1813 की बात है, ये बात है 1813 की बात है, यहाँ पे आप नोट कर लेना 1813 की बात है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, यूरोप के द्वारा यहाँ पर एक नवीन संविधान की बात की जाती है और इसके लिए एक समझौता होता है जिसका नाम है पैक्ट ऑफ पेरिस। और इसके लिए जो व्यवस्था होती है और ये समझौता है वो लागू होता है 1815 को, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत वियना कांग्रेस होती है और इस कैंटन इस राज्य मंडल के लिए एक नए संविधान की जरूरत महसूस होती है, तो फिर ये नए संविधान बनाते हैं और इस संविधान के अंतर्गत यूरोप के द्वारा ये पहल की जाती है इनके लिए और इसके तहत यूरोप के द्वारा इनके लिए एक नवीन संविधान बनाया जाता है। इसकी घोषणा और इसके लिए योजना का जो नाम होता है पैक्ट ऑफ पेरिस। इसके बाद ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये आ सकता है कि कब स्विट्जरलैंड में 22 कैंटन हो जाते हैं, 22 राज्य बन जाते हैं, जब यूरोप के द्वारा इनके लिए संविधान की घोषणा की जाती है और एक संधि होती है इनके मध्य, उसका नाम होता है पैक्ट ऑफ पेरिस। इसके तहत 1815 में ये कितने राज्य हो जाते हैं, 22 राज्य यानी 22 कैंटन हो जाते हैं। फिर क्या होती है 1815 के बाद फिर वापस संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष किस में होता है, इसी के अंतर्गत जो ये 22 कैंटन होते हैं इन्हीं में कैंटनों के मध्य आपस में 2 गुट बन जाते हैं और झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये जो संघर्ष है ये एक अंतिम संघर्ष होता है। लेकिन इस संघर्ष के दौरान जो केंद्रीय ध्रुव होता है ना, यानी 2 गुट होता है जिसमें केंद्रीय गुट होता है वो जीत जाता है और उसके बाद वहाँ पर 1848 में एक नया संविधान बनाने के लिए बैठक होती है और समझौता होता है और इसके द्वारा ये जो नया संविधान है वो लागू होता है स्विट्जरलैंड में 12 सितंबर 1848। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा मतलब चेंजेज आता है। अगर मैं बात करूँ, आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो होता क्या है यह कि जब यहाँ पे जब गृह युद्ध होता है जैसे मैंने बताया 1815 का, तो इस समस्या से निपटने के लिए वो वर्तमान स्थायी संविधान बनाने के लिए यहाँ पे 1848 तक ये रणनीति जैसे जैसे आती रहती है। फिर 1848 में एक नया संविधान बनने की बात होती है। ठीक है, जब नवी संविधान के बनने की बात होती है तो इसके द्वारा ये रखा जाता है कि हम अपनी आंतरिक और बाह्य व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हम एक नवीन संविधान को बनाना चाहेंगे और लोक निर्णय में जनता के द्वारा भारी बहुमत से ही हम इस संविधान को अपनाएंगे। तो अब ध्यान रखिए यहाँ तक कितने कैंटन होते हैं, 22 कैंटन में से 15.5 कैंटन है वो स्वीकार कर लेते हैं और एक नवीन संविधान बनता है जो लागू होता है 12 सितंबर 1848। अब इस संविधान में 2 सिस्टम होते हैं, एक तो होता है पूर्ण संशोधन, एक होता है आंशिक संशोधन। ठीक है ना, आंशिक संशोधन का मतलब वो वर्तमान संविधान है उसमें कुछ थोड़ा बदलाव करना, तो लगभग काफ़ी संशोधन हुए थे। लेकिन बात आती है पूर्ण संशोधन। ये पूर्ण संशोधन ने 1874 में इस स्विस संविधान में जो 1848 में बना था उसमें 1874 के अंदर एक पूर्ण संशोधन होता है, यानी बदलाव, संविधान को बदल देना या इतना बदलाव करना कि वो संविधान का मूल जो है वो भी बदल जाता है। तो इस तरह से पूर्ण संशोधन होता है 1874 में। लेकिन जब वर्तमान समय की बात आती है तो ये लगा जाता है कि ये संविधान अभी भी पूर्ण नहीं है, इसमें काफ़ी खामियां हैं, कमियां हैं, अब इसको दूर करना चाहिए। तो फिर वहाँ के जो लोग हैं वो इस संविधान को पूर्णतः से महत्वपूर्ण मानकर इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे 2 चीज़ें जरूर होती है कानून निर्माण के लिए, लोक निर्णय को अपनाकर। यहाँ पे ध्यान देना है, लोक निर्णय एक शब्द आ रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था। लोक निर्णय का मतलब क्या होता है कि कानून निर्माण में आम लोगों की राय ली जाती है, तो ये होता है लोक निर्णय। इसके लिए आरंभक के बारे में मैंने बात करी थी। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि
अब ये संविधान भी पूर्णतः नहीं माना जाता, ये संविधान में भी काफ़ी कमियां रहती है, खामियां रहती है और एक तरह से स्वायत्तता या एक वरिष्ठ संविधान के तौर पे, व्यवस्थित अनुभवी संविधान के तौर पे ये काफ़ी खामियां इसमें अभिव्यक्त होती है। तो इसलिए एक नए संविधान की बात होती है और नए संविधान को बनाने के लिए शुरुआत की जाती है और इसके लिए स्विट्ज़रलैंड के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है 18 दिसंबर। ये डेट याद रखिए, 2 डेट आपको याद रखनी है, एक ये वाली है और एक ऊपर वाली। 18 दिसंबर 1998 को एक अध्यादेश जारी होता है, अध्यादेश जारी होता है कि स्विट्ज़रलैंड के लिए संविधान बनाया जाएगा और 18 दिसंबर 1948 को ये अध्यादेश जारी होता है और इस तरह से जो संविधान जो बनने वाला जो बन जाता है, ठीक है ना, वो जो अध्यादेश जारी होता है वो अध्यादेश कब लागू होता है? 18 अप्रैल 1999 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्विट्ज़रलैंड का जो वर्तमान संविधान है वह 1998 में तो बना है और 1999 में लागू हुआ है। जब बना है तब वो अध्यादेश जारी किया जाता है कि नया संविधान है वो इस दिन लागू होगा। तो 18 दिसंबर 1998 को बन जाता है और यही संविधान एक अध्यादेश के तहत व्यवस्था कर दी जाती है कि ये जो संविधान है वो 18 अप्रैल 1999 को लागू होगा और वर्तमान संविधान यही है जो नवीन संविधान के। अब इस संविधान में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि हम बात करें 1291 से लेकर 1999 तक इस संविधान में, इस स्विस संविधान में काफ़ी बदलाव और नवीनता आती गई। तो अब ये संविधान काफ़ी अनुभवी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे मैंने कहा था कि स्विट्ज़रलैंड है वह लोकतंत्र का घर है, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो वास्तविक लोकतंत्र की याद दिलाता है कि वास्तविक लोकतंत्र होता क्या है। तो ये हम सीखेंगे, समझेंगे और अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम स्विस संविधान की विशेषताओं को समझेंगे। तो हो सकता है आपके 3 पार्ट में से 101% एक प्रश्न आपको मिलेगा, ये मैं कहता हूँ, 100% कहता हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका समय व्यर्थ न जाए, ये मेरी इच्छा रहती है कि आप जो पढ़े वो आपके लिए 100% उपयोगी हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट करें एंड लव यू एंड थैंक यू।